अरे वाह, मेरी जीजू कितने हैंडसम है। ये जीजू नहीं, ये तो हस्बैंड मटेरियल है। मीना बेटा, तुम क्या सोच रही हो? तूने अपने जीजा की जूता चुराई नहीं करनी क्या? हाँ हाँ माँ, आ रही हूँ। मीना अपने जीजू के पास गई और उसकी जूता चुराई की रस्म करने लगी। अगर जीजू आपको आपके जूते वापस चाहिए तो आपको मुझे 20,000 देने होंगे। अरे साली जी, आप सभी ने रस्मों के चक्कर में मेरी जेब ढीली करवा दी है। अरे आप तो थोड़ा सा रहम करो। नहीं नहीं, मैं आप पर कोई रहम नहीं करूँगी। मुझे तो 20,000 रुपए ही चाहिए। अरे मीना बहन, अपने जीजू पर थोड़ा तो रहम करो। नहीं दीदी, मैं इन्हें नहीं बख्शूंगी। मुझे इनसे तो 20,000 रुपए चाहिए तो चाहिए। चलिए साली जी, आपका भी क्या दिल दुखाना। ये लीजिए, आप भी 20,000 रख लीजिए और मेरे जूते वापस कर दीजिए। दामाद जी, ये नाटक तो आज का ही है, फिर तो आपके ही मजे हैं। सारी रस्में बहुत ही अच्छे से गुजर जाती है। फिर लाड़ो भी विदा होकर अपने ससुराल में आ जाती है। ससुराल में भी सब कुछ अच्छे से चल रहा था। एक तरफ लाड़ो थी जो अपनी शादी की रस्में कर रही थी और दूसरी तरफ मीना थी जो अपने ही जीजा के ख्यालों में गुम थी। हाय, मेरे जीजा जी तो सुपरस्टार जैसे हैं। ये क्या मुलायम बॉडी और बाइसेप पे तो मैं जैसे फिदा ही हो गई। उन्होंने मेरी दीदी से क्यों शादी कर ली? उन्हें तो मेरा हस्बैंड होना चाहिए था। मैं इतनी सुंदर और इतनी ब्यूटीफुल हूँ। मेरे जीजू को तो मेरे जैसी फैशनेबल लड़की से शादी करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने तो मेरी बहन जी जैसे दीदी से शादी कर ली। अरे मीना बेटी। हाँ माँ, बोलो। कहाँ गुम हो बेटा? चलो आओ, मेरे साथ सफाई कराओ। तुम्हारी बहन तो अपने ससुराल चली गई, अब तुम्हें ही मेरे साथ घर के कामों में हाथ बटाना होगा। जी ठीक है माँ। फिर मीना अपनी माँ का घर के कामों में हाथ बटाने लगती है, लेकिन अभी भी उसके मन में उसके जीजा का ही ख्याल आ रहा था और वो पूरी तरह से अपने जीजा पर लट्टू हो गई थी और किसी भी हालत में वो रोमियो को पाना चाहती थी। उस हैंडसम को तो मैं पाकर ही रहूंगी, भले दुनिया इधर की उधर हो जाए, उसे तो अपना हस्बैंड बना कर ही रहूंगी। मीना ने अपने मन में एक साजिश रची। फिर अगली सुबह वो तैयार होकर सुंदर सा बैग लेकर वो घर से निकलने ही वाली थी, तभी उसकी माँ उससे पूछती है, अरे बेटा, तुम बंधन कर कहाँ जा रही? माँ मुझे मेरी दीदी की याद आ रही है, मैं तो उन्हीं के पास ही जा रही हूँ। अपनी दीदी के यहाँ? जी हाँ जी, और मैं कुछ दिन के बाद ही लौटूंगी। पर बेटा, ऐसे कौन करता है? तुम्हारी दीदी को अभी ससुराल गए हुए हफ्ता भी नहीं हुआ। बेटा, इतनी जल्दी हमारा वहाँ जाना ठीक नहीं होगा। माँ, इतना कौन सोचता है? वो अब मेरी दीदी का ससुराल है और मैं उनसे कभी भी मिलने उधर जा सकती हूँ। चलो ठीक है, अगर आप इतनी जिद कर रही हो तो चलो चली जाओ। हाँ बेटा, अपने जीजू और दीदी को मेरी याद देना, तुम जा सकती हो। ऐसा सुनकर मीना अपनी बहन के ससुराल की ओर उड़ती है। वाह बहू, सब्जी से लेकर खीर से लेकर ये जो तुमने फ्रेंच फ्राइज बनाए हैं, ये सब बहुत स्वाद है। सच में बहू, तुम तो बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती हो। धन्यवाद माँ। नई बहू के चेहरे पर शर्म बहुत ही अच्छी लगती है। बस माँ, आप लाडो के ज्यादा गाल मत लाल कराइए। रोमियो जी, आप भी ना, मेरे कहाँ गाल लाल हो रहे हैं माँ जी? हो रहे हैं बहू, हो रहे हैं। रोमियो के कहते तो तुम्हारे गाल और भी लाल टमाटर की तरह हो रहे हैं। माँ जी। तभी ऐसे लाडो की पहली रसोई पर उसकी तारीफ कर रहे थे कि तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। इस वक्त सुबह सुबह कौन आया होगा? माँ जी, मैं अभी जाकर देखती हूँ। अरे तुम मीना? हाँ, मैं दीदी। सरप्राइज। मीना, तुम यहाँ इस वक्त अचानक से? जीजू के लिए। ओ दी, मुझे आपकी घर पे बहुत याद आ रही थी, आपसे मिलने ही आई हूँ। अंदर आ जाओ बहन। तभी लाड़ो की सास भी वहाँ पर आ जाती है। हाँ, अंदर आ जाओ बेटा। दीदी, वो ना एक हफ्ते के बाद मैं फिर से यूनिवर्सिटी चली जाऊंगी, तो मैंने सोचा क्यों ना ये एक हफ्ता मैं अपनी दीदी के पास ही गुजार लूं, और फिर क्या पता हम कब मिलेंगे, इसीलिए मैं आपसे मिलने आ गई।
दीदी आपको बुरा तो नहीं लगा ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। आ अंदर आ जा। लाडो अपनी बहन को अंदर बुला लेती है। पता नहीं क्यों मुझे ये लड़की कुछ नेक नहीं लग रही, या शायद मैं कुछ ज्यादा सोच रही हूँ। क्या हुआ माँ, आप क्या सोचने लग गई? कहीं नहीं रोमियो बेटा। माँ, मैंने आज काम से छुट्टी ली है। मैं आज लाडो के साथ घूमने जाऊंगा। बहुत अच्छी बात है बेटा, लेकिन तुम उसकी बहन का क्या करोगे? का क्या है माँ, अगर लाडो चाहेगी तो हम उसकी बहन को भी साथ ले जाएंगे। ठीक है बेटा, लेकिन ध्यान से जाना। रोमियो अपने प्लान के बारे में लाडो को बताता है। मैं मीना को यहाँ अकेले नहीं छोड़ूंगी। अगर वो भी यहाँ पर आई है तो क्यों ना पति जी हम उसे भी अपने साथ ले जाए। ठीक है, हम मीना को भी अपने साथ ले चलते हैं। तुम तैयार हो जाओ। फिर सभी तैयार होकर शाम को बड़े मॉल में चले जाते हैं। जीजू, ये शॉपिंग मॉल कितना बड़ा है, चलिए हम वहाँ पे घूमते हैं। ओह, तो सिर्फ जीजू? हाँ, आप भी आ जाइए। जीजू की चाची। मीना, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? मैं तो मजाक कर रही हूँ दीदी। अरे नहीं, मुझे लगता है मैं अपना बैग बाहर ही भूल आई हूँ। दीदी, अगर मेरा बैग चोरी हो गया होगा तो फिर जीजू आप ऐसा कीजिए, आप मेरे साथ ही चलिए। ठीक है, चलो साली जी। रोमियो और मीना मॉल के बाहर आ जाते हैं। बाहर आकर मीना रोमियो से कहती है, अब कहाँ जाओगे बच्चों? ये तुम क्या कह रही हो मीना? अच्छा, तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे कुछ मालूम ही ना हो। अब ना ज्यादा तुम नादान मत बनो। ओ, तो तुम मेरे साथ फ्लर्ट कर रही हो? नहीं, मैं तुम्हें शादी के लिए प्रपोज कर रही हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। क्या तुम मेरा पति बनना स्वीकार करोगे? क्या तुम मुझसे शादी करोगे? सच कहूँ तो तुम बहुत सुंदर हो। तुम्हारी दीदी तो बस ठीक ठाक ही है। मैं हमेशा से ही बस तुम्हारे जैसी पत्नी चाहता था। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। मीना ने रोमियो को अपने जाल में फंसा लिया था। फिर क्या था, दोनों ने मंदिर में जाकर शादी कर ली। उधर लाडो तो उनका इंतजार कर रही थी। अरे, ये दोनों कहाँ पर रह गए? क्या पर्स अभी तक नहीं मिला क्या? मुझे देखना होगा। फिर लाडो बाहर जाकर देखती है। रोमियो जी, मीना, अरे ये दोनों तो यहाँ पर भी नहीं दिख रहे। तो ये दोनों गए कहाँ? मुझे लगता है कि वो दोनों घर पर चले गए होंगे। मैं घर जाकर देखती हूँ। बेचारी भोली नादान लाडो सर पर चिंता लेकर घर वापस आ जाती है। अरे बहू, तुम आ गई क्या? रोमियो और मीना कहाँ है? वो दोनों नहीं दिख रहे हैं। क्या रोमियो जी और मीना घर पर भी नहीं है? मुझे तो लगा। क्या क्या हुआ बहू? तुम क्या कहना चाहती हो? खुलकर कहो। रोमियो जी यहाँ हाँ। अचानक से पीछे से मीना के बोलने की आवाज आती है। मीना, रोमियो जी, आप दोनों ने। हे भगवान, तुम दोनों ने ये क्या कर लिया? माँ, मुझे मीना पसंद थी, इसलिए मैंने इससे शादी कर ली। नालायक, अभी तेरी पत्नी को आए 1 दिन भी नहीं हुआ और तुमने दूसरी शादी कर ली। मीना, तुमने खुद अपने हाथों से अपनी बहन का घर उजाड़ दिया। तुमने ऐसा क्यों किया? मैं क्या करूँ बहन, मेरा रोमियो जी पे दिल आ गया था, इसीलिए मैंने इनसे शादी कर ली। वैसे कानून के हिसाब से 2 बीवियां रखना जायज है। मुझे तो पहले ही दिन इस लड़की में डायन नजर आ गई थी। आखिरकार इसने अपना डंक मार ही दिया। तुमने एक बार भी नहीं सोचा मेरे बारे में मीना? और रोमियो जी, आपने भी नहीं सोचा मेरे बारे में? हाँ, नहीं सोचा मैंने तुम्हारे बारे में, इसलिए तो मीना से शादी कर ली। अब रास्ता छोड़ो, हम दोनों बहुत थक गए हैं। फिर रोमियो मीना को लेकर कमरे में चला जाता है। बेचारी लाडो तो फूट फूट कर रो रही थी। उसकी सास उसे संभाल रही थी, लेकिन मीना को अपनी बहन का घर तोड़कर कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो आराम से अपने पति रोमियो के साथ सुहाग रात मना रही थी। ऐसे ही सिलसिला चलता रहा।
मीना को रोमियो की दुल्हन बने हुए पूरा 1 महीना हो गया था। अब दोनों बहनें एक ही घर में सौतनों की तरह रह रही थी। ये लीजिए रोमियो जी, आपकी चाय। यही रख दो। लाडो, तुमने मीना को देखा है? नहीं, मैंने उस विश्वासघाती को नहीं देखा। मेरी पत्नी के बारे में जुबान संभाल कर बातें करो। ऐसा कहकर रोमियो अपनी पत्नी मीना के कमरे में चला जाता है। कमरे में जाकर जो उसने सुना वो सुनकर तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। हाँ बेबी, मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास। वैसे भी मैं रोमियो जी से अब बोर हो गई हूँ। हाँ, मैं आ रही हूँ, हम साथ मिलकर गोवा वाले बीच पे जाएंगे। रोमियो ने मीना की सारी बातें सुन ली। फिर रोमियो गुस्से से मीना से कहता है, किससे बात कर रही थी और क्या बोली? मेरे से बोर हो गई हो? वो रोमियो जी, वो क्या वो? कौन था फोन पर? ओ, तुम्हारा कोई नया आशिक होगा। ऐसी रोमियो की तेज आवाज सुनकर रोमियो की पहली पत्नी लाडो और रोमियो की माँ वहाँ पर आ जाते हैं। क्या हुआ बेटा, तुम इतना तेज क्यों चिल्ला रहे हो? माँ, मैं बहुत गलत था जो इसकी बातों में आ गया। इसकी वजह से मैंने अपनी भोली भाली पत्नी को धोखा दिया। छी, जो मैंने अपने कानों से सुना है वो सुनकर बहुत शर्म आ रही है मुझे इसे अपनी पत्नी कहते हुए। ऐसा क्या कर दिया तुमने मीना? बोलो। ये क्या बताएगी? अब एक किसी की नहीं हो सकती। लाडो, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, लेकिन मैं अब आगे की जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। मुझे माफ कर दो। रोमियो जी, वो मेरी बात तो सुनो। अपनी गंदी जुबान से मेरा नाम मत लेना। मुझे ये नहीं पता था कि तू इतनी गिरी हुई होगी। क्यों रे, अपनी बहन को धोखा दे दिया, तब पेट नहीं भरा कि अपने पति को भी धोखा दे दिया। एक बार मेरी बात तो सुनिए कोई आप। अब तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा यहाँ पर। मुझे तो तुम्हें अपनी बहन कहते हुए भी शर्म आ रही है। निकल जाओ मेरे घर से। पर बोला ना, निकल जाओ। जा ही रही हूँ मैं। वैसे भी मुझ पर मरने वाले हजारों हैं, तो अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मीना घर से जा ही रही थी कि तभी रोमियो मीना से कहता है, डिवोर्स पेपर तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे, उस पर साइन कर देना। उसके बाद तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं। दफा ऊपर। ऐसा सुनकर मीना शांति से वहाँ से चली जाती है। मीना के जाने के बाद रोमियो बहुत रोता है। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। लाडो, मुझे माफ कर देना, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने तो आपको कब का माफ कर दिया है। मेरी बहन ने आपको अपने जाल में फंसा दिया था। अब आप उसके जाल से मुक्त हो और अब से आप मेरे हो। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। आज लाडो को अपना प्यार वापस मिल गया था। फिर क्या था, रोमियो ने मीना को डिवोर्स दे दिया और लाडो और रोमियो की जिंदगी बहुत खूबसूरत बन गई थी। रामू चिड़े की 2 बेटियां सोना और पारो है। पारो बड़ी बेटी है और सोना छोटी बेटी है। दोनों बहनें आपस में बहुत लड़ती हैं और उनकी माँ चंपा उनसे बहुत परेशान रहती है। दोनों बहनों के पूरे जंगल में बहुत चर्चे रहते हैं। बेटी, खाना खा ले, नहीं तो मैं तुझे भी पारो और सोना जैसी लड़ा के बहनें ला कर दूंगी। माँ, तुम छोटी छोटी बातों पर धमकी क्यों देने लग जाती हूँ? खा रही हूँ ना खाना, पर मुझे उन दोनों जैसी बहनें लाकर मत देना। सुनिए जी, मुझे तो एक बात की समझ नहीं आती। आप कैसे पिता हैं? दोनों बेटियों को समझाने की बजाय उनके लड़ने पे आप क्यों हंसते हो और उन्हें शह देते हो? शहना दूं और क्या करूं? मेरी बेटियां हैं ही इतनी अनमोल। हाँ, देखना तुम, ये मेरी यही बेटियां एक दिन पूरे जंगल में मिसाल बनेंगी। तुम देखना, पूरे जंगल में ये दोनों ही सच्ची बहनें कहलाएंगी। पता नहीं कब ऐसा दिन आएगा। अब ये दोनों बहनें बहुत बड़ी हो चुकी थी। बड़े होते होते इनकी लड़ाई और भी बढ़ने लगी थी। पर रामू चिड़ा अपनी बेटियों से बहुत प्यार करता था। माँ अक्सर बेटियों को डांटा करती थी, लेकिन पिता की तरफ से हमेशा लाड ही मिलता था। रामू सारा दिन जंगल में जाकर काम करता था। वो बहुत अच्छे तरीके से अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन की बात है, रामू चिड़ा अपने पेड़ को पानी दे रहा था। जैसे ही वो अपने पेड़ को पानी दे रहा था, वैसे ही उसके साथ वाले पेड़ की डाली आकर उस पे गिर जाती है
और वो वहीं मर जाता है। रामू की मौत से उसकी पत्नी चंपा और उसकी दोनों बेटियों को बहुत बड़ा झटका लगा। भले ही दोनों बेटियां आपस में बहुत लड़ती थी, लेकिन वो अपने पिता को बहुत प्यार करती थी। ये सब क्या हो गया? मैं अकेली अब इन दोनों बेटियों को कैसे संभालूंगी? जब आप थे, आप इन दोनों को अच्छे से संभाल लेते थे। इन दोनों को देखना अब मेरे बस में नहीं है। जहाँ एक तरफ उनके पिता की मौत हो गई थी, वहीं दूसरी तरफ वो दोनों बहनें आपस में झगड़ा कर रही थी। बस करो अब तुम दोनों, कुछ तो शर्म करो अब। एक तरफ तुम दोनों के पिता मर गए हैं और दूसरी तरफ तुम दोनों एक दूसरे की खून की प्यासी बनी हुई हो। माँ, मेरी कोई गलती नहीं है। शुरुआत हमेशा दीदी की तरफ से ही होती है। नहीं माँ, ये सोना झूठ बोल रही है। मैं बड़ी हूँ, इसे मेरी इज्जत करनी चाहिए, पर ये हमेशा मेरे साथ लड़ती रहती है। गलती चाहे किसी की भी हो, मुझे कुछ नहीं सुनना। चलो तुम दोनों घर चलो अब। चंपा अपनी दोनों बेटियों को घर ले आती है। कम से कम आज के दिन मुझे तुम दोनों से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि तुम दोनों अपने पिता के मर जाने के बाद आज के दिन ही एक दूसरे का ऐसे खून बहाओगी। तुम दोनों ने पूरे जंगल के सामने मेरी नाक कटवा दी है। नहीं माँ, हम दोनों तो पिताजी से बहुत प्यार करते थे। नहीं माँ, तुम ऐसा मत कहो ना। न जाने तुम दोनों के पिता क्या सोचकर कहती थी कि तुम दोनों एक दिन सुधर जाओगी और तुम दोनों इस जंगल की मिसाल बनोगी, पर अब तुम दोनों को संभालना मेरे बस में नहीं है। चंपा दोनों बेटियों को अलग अलग कर देती है। चंपा दोनों के हिस्से में जमीन जायदाद का बंटवारा कर देती है। फिर उस दिन के बाद से दोनों बहनें अलग अलग रहने लग जाती हैं और कभी भी एक दूसरे के सामने तक नहीं आने लगी। और अगर गलती से आते जाते उन दोनों का मेल हो जाता तो वो दोनों एक दूसरे को देखकर ऐसे अनजान बन जाती थी कि जैसे एक दूसरे को जानती तक ना हो। चंपा एक महीने तक अपनी दोनों बेटियों के साथ रहती थी। बेटी सोना, अब मेरा कुछ नहीं पता मैं कब भगवान को प्यारी हो जाऊंगी। ये मेरी बूढ़ी आके तरस जाएंगी तुम्हें देखने के लिए। कब तुम दोनों इकट्ठी होंगी साथ में, और तुम दोनों साथ में इकट्ठी रहो। और ये तुम्हारे पिताजी ये सब देखने से पहले ही चल बसे। कम से कम मेरी मृत्यु से पहले ही तुम मेरी बात मान लो। तुम दोनों सच्ची बहनें बनके एक दूसरे के साथ रहो। नहीं माँ, ऐसा नहीं हो सकता। ना तो उसने मुझे अपनी बहन माना है, ना मैं उसे अपनी बहन मानती हूँ। बचपन से ही हम दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं, तो हम एक दूसरे के साथ कैसे रह सकती हैं माँ? ऐसा कभी नहीं हो सकता माँ। और हाँ माँ, आज तुम्हारा मेरे घर में आखिरी दिन है। पारो तुम्हें लेने आती ही होगी और मैं यहाँ से बाहर चली जाऊंगी। माँ, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत है तो तुम मुझे बता देना, मैं तुम्हें ले दूंगी। नहीं बेटी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे जो चाहिए तुम वो मुझे दिला नहीं सकती। वो दोनों बहनें अपनी माँ को बहुत प्यार करती थी। दोनों माँ की बहुत अच्छे से देखभाल करती थी। तभी फिर कुछ समय के बाद माँ को पारो लेने आ जाती है और वो अपनी माँ को अपने साथ लेकर चली जाती है। माँ चंपा को अपनी बेटी पारो के घर में रहना बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि पारो के 2 जुड़वा बच्चे थे। उन दोनों के साथ माँ का मन लग जाता था। माँ, मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रही कि जब भी आप नानी को लेने जाती हो तो यहाँ पर एक गेहूं की बोरी होती है। जब लौटकर वापस आती हो वो गेहूं की बोरी गायब हो जाती है और एक चावल की बोरी रखी होती है। हाँ बेटी, ये बात तो मैं तुमसे और सोना से भी पूछ कर थक गई हूँ। जब भी तुम दोनों मुझे अपने अपने घर लेने आती हो तो यहाँ गेहूं की बोरी गायब हो जाती है और चावल की बोरी आ जाती है और सोना के घर से
चावल की बोरियां गायब हो जाती हैं और गेहूं की आ जाती हैं। लाख बार पूछने के बाद भी तुम मेरी इस बातों का जवाब नहीं देती मुझे। आखिर बात क्या है? कोई बात नहीं है माँ, ऐसी तो कोई बात नहीं। तुम ऐसे ही बिना वजह सोच रही हो माँ। अब तो मुझे ही पता लगाना होगा इस बात के पीछे क्या राज है। अगली बार जब मुझे सोना लेने आएगी तो उस समय मैं पता लगा लूंगी। दरअसल बंटवारे के बाद से सोना अपने खेतों में चावल की फसल उगाती थी और पारो गेहूं की फसल उगाती थी। सोना को लगता था कि उसकी बहन पारो के घर में गेहूं की फसल है और उसके घर में गेहूं ही होगा और चावल नहीं होगा। उसके 2 बच्चे भी हैं, उन्हें गेहूं के साथ साथ चावल की भी जरूरत पड़ती होगी। और यही पारो को भी लगता था कि सोना के घर में चावल है, गेहूं नहीं, और सोना को कोई भी बच्चा नहीं है, वो अकेली है। इसीलिए पारो गेहूं रख के उसकी मदद किया करती थी। दोनों ही बहनें चावल और गेहूं की एक एक बोरी एक दूसरे के घर में रखाती थी और इसके बारे में उन दोनों बहनों को खबर थी। लेकिन सारे जंगल वालों को लगता था कि वो दोनों बहनें एक दूसरे के खून की प्यासी हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो दोनों बहनें एक दूसरे को बहुत प्यार करती थीं। तभी अगले ही महीने चंपा पारो के घर जाने का नाटक करती है, लेकिन वो घर ना जाकर रास्ते में बैठकर छुपकर उन दोनों को देखने लग जाती है और वो देखती है कि एक तरफ सोना चावल की बोरी भरकर अपनी बहन पारो के लिए ले जा रही है और दूसरी तरफ पारो गेहूं की बोरी ले अपनी बहन सोना के लिए ले जा रही है। माँ चंपा उन दोनों को ये करते हुए देख लेती है और आकर बोलती है कि अब मुझे समझ में आया कि तुम्हारे पिता तुम दोनों में क्या देखकर हमेशा कहा करते थे कि तुम दोनों जंगल की मिसाल बनोगी और तुम दोनों जंगल की सच्ची बहनें साबित होगी। तुम दोनों में बहुत प्यार होगा और मैं एक माँ होकर भी नहीं पहचान पाई। तुम्हारे पिता ने तुम्हें अच्छी तरह पहचान लिया था। उन्होंने तुम्हारे अंदर प्यार की जलती हुई चिंगारी को पहचान लिया था। मैंने उनकी बात कभी नहीं मानी। आज तुम दोनों ने साबित कर दिया कि तुम दोनों एक हो। बस अब मेरी ये आखिरी इच्छा और पूरी कर दो। मेरी प्यारी बच्चियों, अब तुम अलग अलग मत रहो, तुम दोनों एक हो जाओ। और तुम जब एक हो जाओगी ना तो कोई भी तुम्हारा फायदा नहीं उठाएगा, क्योंकि बेटा एकता में बहुत बल है। हाँ माँ, तुम सही कह रही हो। हम दोनों बहनों को इस तरह से अलग अलग नहीं रहना चाहिए। हाँ दीदी, आपने बिल्कुल सही कहा। हम बचपन से लेकर आज तक लड़ते आए हैं, पर अब हम एक दूसरे के साथ रहेंगे और सच्ची बहनें कहलाएंगे। हमने बचपन से लेकर आज तक माँ बाबा को बहुत परेशान किया था, लेकिन अब से हम दोनों साथ रहेंगे और माँ का ध्यान रखेंगे। अब सोना और पारो दोनों मिलकर एक ही घर में अपनी माँ के साथ रहने लगी। जैसे उन दोनों के पिता ने कहा वैसे ही हुआ। उन दोनों बहनों के प्यार की मिसाल दी जाने लगी और फिर दोनों बहनें सच्ची बहनों के नाम से जानी जाने लगी। घर घर में उनकी मिसाल दी जाने लगी। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये हमारी कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।